हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एयर मास फ्रंट्स इन साइक्लोन। वी विल सी कि एयर मास क्या होता है, एयर मास से कैसे फ्रंट फॉर्मेशन होती है और उससे कैसे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू द एयर मास, मास का मतलब होता है समथिंग विच इज वॉल्यूमिनस। अब एयर मास है मतलब एक ऐसा एरिया जो काफी वॉल्यूमिनस होगा, मतलब एक लार्ज एयर बॉडी होगी वो। तो एयर मास क्या होता है? इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर। यूजुअली हम डिस्टेंस ले लेते हैं 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो मास पोजेस होता है, हम एयर मास ले लेते हैं उसको। अगर इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ इतने एरिया को ले लेना वही एयर मास है, तो इतना नहीं है। एक्चुअली एयर मास को होमोजीनियस होना भी जरूरी है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम कंडीशंस, चाहे वो मॉइस्चर कंडीशन हो, चाहे वो टेम्परेचर कंडीशंस हो। सेम कंडीशंस जब देखने को मिलती हैं, होमोजेनियस फिजिकल कंडीशंस जब देखने को मिलती हैं, तो वो हमारे पास एयर मास कहलाता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द होमोजेनियस फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि मॉइस्चर है। ये सब किसी भी गिवन हाइट के ऊपर वो सेम होने चाहिए, तभी वो एयर मास कहलाएगा। अब एयर मास जो है, उससे हम एक लोकल एरिया के वेदर को इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े एरिया के बारे में जब आपको मॉइस्चर पता होगी, टेम्परेचर पता होगा, विंड पता होगी, स्पीड पता होगी, तो आप इजीली वहां के एरिया को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। उसका रीजन ये रहा कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी क्लाइमेट की वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जान और माल दोनों का देखने को मिला था। दैट्स व्हाई एयर मास पे रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। अब जब एयर मास की हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता लगता है कुछ क्राइटेरिया, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को एयर मास रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पहला तो इट मस्ट बी लार्ज इनफ, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। काफी बड़ा एरिया जो होगा वही एयर मास कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटा सा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपने ले लिया, उसको आप एयर मास रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरा, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस पे। कौन सी प्रॉपर्टीज? टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी कंडीशन जो है, वो आपकी प्रेशर कंडीशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एयर मास एज ए यूनिट मूव करे। ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्शन जो विंड की है वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग देखने को मिले। एज ए यूनिट जो है वो एयर मास मूव करना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे नजर आती है। दैट विल बी नेम्ड एज एयर मास कैरेक्टर, ये होने चाहिए। अब सवाल ये है कि एयर मास इतना बड़ा और यूनिफॉर्म डेवलप कहाँ होता है? तो हम बात करते हैं सोर्स रीजन की। तो देखिए, एयर मास के सोर्स रीजन या तो कॉन्टिनेंट पे हो सकता है या फिर मैरीटाइम एयर मास हो सकता है। तो एयर मास या तो कॉन्टिनेंटल इन नेचर होगा या फिर एयर मास मैरीटाइम इन नेचर होगा। कॉन्टिनेंटल इन नेचर एयर मास हो सकता है और एयर मास आपका मैरीटाइम इन नेचर भी हो सकता है। तो अब कॉन्टिनेंटल एयर मास की मैं बात करूं या मैरीटाइम एयर मास की बात करूं, तो मेरे पास वर्ल्ड में 6 मेजर रीजन है जहां पे एयर मास नजर आता है। एक तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ इंटीरियर साइबेरिया है। साइबेरिया का जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल एयर मास है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट है काफी बड़ा और यूनिफॉर्म कंडीशन पोजेस करता है। सहारा डेजर्ट वो भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो एयर मास बनता है वो हॉट एयर मास है, वार्म एयर मास है। कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ कनाडा, वो भी काफी बड़ा लैंड एरिया है, वहां भी एयर मास बन सकता है। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और सदर्न इंडियन ओशियन, ये 3 वाटर बॉडी हैं जिसपे कि आपका मैरीटाइम एयर मास बनता है। तो एयर मास मैरीटाइम भी हो सकता है, एयर मास आपका कॉन्टिनेंटल इन नेचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एरिया कौन सा है आपका, राइट। हम्म तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ एयर मास की, तो ब्रॉडली क्या बोलूंगा मैं, एक एयर मास हो सकता है कि आपका या तो मैरीटाइम होगा या कॉन्टिनेंटल होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मैरीटाइम एयर मास हो सकता है ट्रॉपिकल एरिया पे डेवलप हो, तो उसको MT से रिप्रेजेंट करेंगे, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास हो सकता है जिसको हम CT से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मैरीटाइम पोलर एयर मास हो सकता है जिसको MP से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल पोलर हो सकता है जिसको स्मॉल C और P से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही कुछ रीजनल एयर मास है, जैसे कॉन्टिनेंटल में आर्कटिक एयर मास है, ठीक है, तो वो एयर मास हमारा आर्कटिक रीजन के अंदर कहलाता है। देखिए, टेम्परेचर के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो वार्म होता है और पोलर एयर मास जो है वो कोल्ड होता है। ट्रॉपिकल एयर मास इज वार्म एंड द पोलर एयर मास इज कोल्ड। ये कंडीशन हमें यहाँ पे नजर आती है कि आपका अलग अलग एरियाज के अंदर वार्म या कोल्ड एयर मास के बेस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे ये एरिया जो है आपका वो मैरीटाइम है लेकिन पोलर है, तो ठंडा एयर मास होगा। ऐसे ये एरिया मैरीटाइम में ट्रॉपिकल है, ये कॉन्टिनेंट का ट्रॉपिकल एरिया है। तो इस टाइप से आप एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर सकते हो या आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि इस एयर मास की इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर है तो किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, एयर मास जो है
वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एयर पार्शियल है। अब वो एयर पार्शियल जब किसी सरफेस से मूव करेगा तो नेचुरल सी बात है उस सरफेस के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा एयर मास उस सरफेस के टच में रहेगा। जब उस सरफेस के टच में रहेगा तो उस एयर मास की प्रॉपर्टी उस सरफेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होंगी। इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास का थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन जो एयर मास का है वो थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर क्या होगा आपका कि आपका सरफेस जो है वो हीटेड है तो आपका एयर मास भी हीटअप हो जाएगा, सरफेस कूल है तो एयर मास भी कूल हो जाएगा, राइट। तो मॉडिफिकेशन के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मोडायनामिक एक्शन होता है, हीटिंग या कूलिंग हो रही है उसी के हिसाब से मास अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है। थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन इनिशियल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। भाई हो सकता है आपका अंडरलाइंग सरफेस जो है वो वार्म है लेकिन एयर मास उससे भी वार्म हो, तो फिर भी वो ठंडा ही होगा ना, क्योंकि एयर सरफेस अब कूल है इन कंपैरिजन। तो अर्लियर इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एयर मास के कैसे हैं, दूसरा सरफेस का नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है, फिर एयर मास किस पाथ से जा रहा है ये भी डिपेंड करता है, और स्पीड, स्पीड मतलब टाइम, कि वो एयर मास किसी पर्टिकुलर सरफेस के साथ कितनी देर कांटेक्ट में रहेगा। अगर एयर मास लंबे टाइम कांटेक्ट में रहता है तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से गेन कर सकता है। अगर एयर मास लंबे टाइम कांटेक्ट में नहीं रहता है तो फिर वो प्रॉपर्टीज को गेन नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं एयर मास के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि देखो एयर मास कैरेक्टर के बेस पे या तो वार्म अप हो सकता है या कूल डाउन हो सकता है, तो वी हैव द कोल्ड एयर मास एंड वी आल्सो हैव द वार्म एयर मास। जो कोल्ड एयर मास होता है उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो एयर मास का है वो अंडरलाइंग सरफेस रीजन से क्या है, कोल्डर है। जिस भी सरफेस पे, जिस भी एरिया पे एयर मास विजिट कर रहा है उसके कंपैरिजन में, सरफेस के कंपैरिजन में एयर मास का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो हम उसको कोल्ड एयर मास बोलते हैं। ठीक है, सोर्स रीजन क्या होंगे, पोलर एरिया जो है वो मेरे सोर्स रीजन होते हैं। जैसे आर्कटिक ओशन है तो वहां पे एयर मास बनेगा, कोल्ड होगा, और क्योंकि ये ओशन है तो मॉइस्ट भी एयर मास होगा। ऐसे ही साइबेरिया है, साइबेरिया में जो एयर मास बनेगा कोल्ड होगा लेकिन वो ड्राई होगा। ऐसे ही नॉर्दर्न कनाडा है जहां पे एयर मास कोल्ड होगा लेकिन वो भी क्या होगा, ड्राई होगा। सदर्न ओशन की बात करूंगा तो एयर मास कोल्ड होगा लेकिन क्योंकि ओशन है तो इसलिए वो मॉइस्ट इन नेचर भी होगा, वो एयर मास आपका मॉइस्ट देखने को मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द वार्म एयर मास, तो वार्म एयर मास में क्या होगा, टेम्परेचर जो एयर मास का है इट इज वार्मर देन द सरफेस टेम्परेचर इट विजिट्स। तो आपका वार्म सोर्स रीजन देखने को मिलता है। जैसे सहारा डेजर्ट है, ये वार्म है और ड्राई है क्योंकि डेजर्ट है। ऐसी ट्रॉपिकल ओशियन है, वार्म है बट वो क्या है आपका मॉइस्ट एयर मास देखने को मिलता है, तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास होगा। तो ये एयर मास की क्लासिफिकेशन और कंडीशंस नजर आती हैं कि वार्म, कूल, मॉइस्ट और ड्राई टाइप के एयर मास देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो एयर मास क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर होते हैं, जो ट्रेवल भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दो एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते होंगे। लाइक एक कोल्ड एयर मास है, एक वार्म एयर मास है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते होंगे। तो जब आपके एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो होता ये है कि एयर मास एकदम से क्लब नहीं होते, एकदम से क्लब नहीं होते, इसके बीच में कुछ स्पेस जो है वो रहता है, डिस्टेंस रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। तो जब दो एयर मास एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच का जो बैरियर होता है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रंट कहलाता है। तो जब दो एयर मास मीट करते हैं तो जो बाउंड्री जोन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, जब दो एयर मास एक दूसरे से मीट करते हैं तो जो बाउंड्री जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। कोल्ड एयर मास जो है, जब भी दोनों एयर मास मीट करेंगे तो कोल्डर एयर मास क्योंकि कोल्ड हैवी होता है वो हमेशा सिंक करता है, और जो वार्मर एयर मास है वो हमेशा क्या करता है, राइज करता है। वार्म जस्ट लाइक आप मिल्क को बॉईल करते हो तो मिल्क गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा तो वो भी राइज करता है, ऐसे ही वार्म एयर मास जो है हमेशा वो राइज करता है। इस कॉन्सेप्ट को जैकन ब्रदर्स ने यूज किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, और उससे भी फ्रंट फॉर्मेशन और उसका वेदर फोरकास्टिंग ये सब जो है यूज किए थे, और एक्सटेंसिवली इसका यूज वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी किया गया था, स्टडीज का ही। और इससे वर्ल्ड वॉर टू में वेदर प्रिडिक्शन काफी आसान हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ये प्रिडिक्शन काफी ईजी हो गई थी, हम वेदर को प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। अब ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जब दो एयर मास एक दूसरे के पास आते हैं, टकराते हैं और फ्रंट बनते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, इस एयर मास को हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, सॉरी, इस फ्रंट फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट विल बी नेम्ड एज फ्रंटोजेनेसिस, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, दो एयर मास का कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दो एयर मास जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ज करेंगे, ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। अब ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है इसमें कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन होती है वो राइटवर्ड होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है वो आपका लेफ्टवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये राइटवर्ड होती है और यहाँ पे आपका कंडीशन जो है वो लेफ्टवर्ड देखने को मिलता है, राइट। तो ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ये हमारे पास फ्रंटोजेनेसिस का प्रोसेस नजर आता है। अब क्या होगा, मान लो फ्रंट फॉर्म हो गया, दो एयर मास एक दूसरे के पास आए, वो एयर मास राइज हो गया तो थोड़े टाइम बाद रेनफॉल हो जाएगा, वो पास आउट हो जाएगा। जब वो फ्रंट खत्म होगा, मतलब एयर मास जब पास आउट हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, तब क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्रंटोलाइसिस, मतलब जिसमें फ्रंट जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका फ्रंटोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इट विल बी नेम्ड एज फ्रंटोलाइसिस जब आपका फ्रंट फॉर्मेशन एंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो फ्रंट्स हैं हमारे वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मान लो आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कोल्ड वन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, कोल्ड वाला एयर मास ज्यादा एक्टिव है, तो कोल्ड एयर मास अगर एक्टिव है तो जो फ्रंट बनेगा वो बनेगा कोल्ड फ्रंट। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है कि सर स्पीड ऑफ विंड हम देख लेंगे, अगर कोल्ड एयर मास में स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है तो कोल्ड फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड एयर मास में स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब आपका दोनों एयर मास कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसमें वार्म में स्पीड जो है वो वार्म में स्पीड ज्यादा है, जब वार्म में स्पीड ज्यादा है तो आपका क्या बनेगा, वार्म फ्रंट। तो व्हेन एयर मास वार्म एयर मास मूव्स टुवर्ड द कोल्डर एयर मास तो क्या बनेगा आपका, वार्म फ्रंट बनेगा। तो फिर उससे क्या होगा आपका, भाई वार्म फ्रंट के टाइम पे भी हो या कोल्ड फ्रंट के टाइम पे भी हो, दोनों ही टाइम पे अपलिफ्टमेंट वार्म एयर मास का ही होता है। और जब अपलिफ्टमेंट होता है तो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, तो सीरस और स्ट्रेटस क्लाउड या निम्बस क्लाउड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं और हैवी रेनफॉल जो है इस केस में भी देखने को मिल जाती है। अब एक फ्रंट कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ये कब होता है कि देखिए जब दो एयर मास एक दूसरे के पास आए थे, कोल्ड था ये वार्म था, तो ऐसा नहीं कि एकदम से वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, थोड़े टाइम आएंगे और वो सामने एक दूसरे के रहेंगे, उस टाइम पे जो फ्रंट है उसको स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि वो जब आएंगे सामने एक दूसरे के रहेंगे तो बड़े लंबे टाइम तो रहने वाले नहीं है। बड़े लंबे टाइम अगर वो नहीं रहने वाले हैं तो ये स्टेशनरी फ्रंट जो वो टेम्परेरी इन नेचर होता है। ठीक है ना, तो आपकी जब बाउंड्री कोलाइड नहीं हुई है, कन्वर्जेंस नहीं शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे ये पैरेलल बट ऑपोजिट कंडीशन में खड़े हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेशनरी फ्रंट। बट ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होता है, भाई फाइनली एक दूसरे के अंदर स्ट्राइक तो होने ही वाले हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेशनरी फ्रंट की कंडीशन। अब एक चीज और समझो, जब एयर मास एक दूसरे से स्ट्राइक हुए, कोल्ड और वार्म एयर मास स्ट्राइक हुए, वार्म एयर मास ने अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, एक टाइम के बाद में आपका जो वार्म एयर मास है वो कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वार्म एयर मास कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगा, और जब वार्म एयर मास कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगा तो वो कंडीशन जो बनती है वो बनती है ऑक्लूडेड फ्रंट की कंडीशन। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन द कोल्ड ओवरटेक्स द वार्म वन, और वार्म जो है कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाता है। तो आपकी एक इरेटिक रेनफॉल, क्योंकि पूरा ही एयर मास इतना बड़ा एरिया था वो कंप्लीट अपलिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे एक अबेंडेंट रेनफॉल की कंडीशन बनती है, और आपका धीरे धीरे फिर ये डिसिपेशन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं और आपका फ्रंटोलाइसिस हो जाता है फ्रंटोजेनेसिस से। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस से ये फ्रंटोलाइसिस पे चले जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहाँ पे क्या है कि देखो, जब एयर मास एक दूसरे के पास आए तो हमने देखा कि सर कोल्ड हो, वार्म हो, स्टेशनरी हो, ऑक्लूडेड, कैसा भी फ्रंट हो, लेकिन वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, अब जब ये वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो रहा है तो अपलिफ्टमेंट के साथ साथ में तो हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स भी इंप्लीमेंट होगा ही। तो ये जो अपलिफ्टमेंट होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपलिफ्टमेंट सर्कुलेटरी मोशन में होगा बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स? और जब सर्कुलेटरी मोशन होता है तो ये क्या कहलाता है, आपका साइक्लोन फॉर्मेशन। तो साइक्लोन क्या होते हैं, एक फास्ट मूविंग इनवर्ड विंड रिंग जो होंगी वो सर्कल की फॉर्म में होंगी। दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेट एरिया में साइक्लोन जो बनते हैं वो एयर मास से ही बनते हैं, कि जब आपके एयर मास पास आते हैं और जब आपका अपलिफ्टमेंट होता है तो साइक्लोन बनता है। ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये बेसिकली मिडिल लैटिट्यूड के अंदर वेदर कंडीशंस को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इनको ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बाहर जाके कहीं फॉर्मेशन होती है। राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे इमरजेंस होगी, तो 35 से 65 नॉर्थ एंड साउथ में ये फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन जो होती है टेम्परेट साइक्लोन की, उसमें फ्रंट फॉर्मेशन का होना जरूरी है। विदाउट फ्रंट फॉर्मेशन, विदाउट कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। शेप की बात करेंगे तो शेप जो टेम्परेट साइक्लोन की है वो सर्कुलर टू सेमी सर्कुलर इन नेचर देखने को मिलती है। ठीक है ना, और स्प्रेड की बात करेंगे तो 500 टू 600 किलोमीटर का स्प्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
वेलोसिटी है वो मॉडरेट होती है, 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इनके अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन काफी लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। लंबे टाइम क्यों करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा एयर मास है, उसको कंप्लीटली अपलिफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो इनिशियल स्टेज ऐसी होती है भाई, जब दो एयर मास एक दूसरे के पास आते हैं, फिर वो इंटरमिंगल होना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट होता है, फिर सर्कुलेटरी मोशन आ जाता है, और सर्कुलेटरी मोशन के टाइम पे साइक्लोन, ऑक्लूडेड फ्रंट से साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे फॉलो होता है। तो फॉर्मेशन अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात की जाए तो पहली स्टेज यहाँ पे होगी जिसमें कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज के एयर मास का। मतलब कोल्ड और वार्म एयर मास पहले कन्वर्ज करते हैं। वार्म और कोल्ड एयर मास जब कन्वर्ज करते हैं तो स्टेशनरी फ्रंट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्टेशनरी फ्रंट की फॉर्मेशन है, इसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मास एक दूसरे में इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही इस इंसिपिएंट स्टेज होती है, ठीक है ना। जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, वेव लाइक फ्रंट जो है वो फॉर्म हो जाता है। थर्ड स्टेज की जब बात करते हैं तो इसमें साइक्लोन जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है, और एक मेच्योर स्टेज जो है यहाँ पे वो आ जाती है। एक मेच्योर स्टेज जो है वो यहाँ पे आपकी आ जाती है। अब मेच्योर स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आती है जिसमें आपकी ग्रेटर स्पीड देखने को मिलती है, फर्दर इंट्रूजन होता है, और वो एयर मास कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाता है। अब जब ओवरटेक हो चुका है वार्म फ्रंट कंप्लीटली, तो ऑक्लूजन की स्टेज आ गई है। ऑक्लूजन में आपका अबंडेंट रेनफॉल होगा, और इसके बाद अब क्या होगा, साइक्लोन इवेंचुअली डाई आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रेनफॉल हो जाएगी, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, एयर मास भी खत्म हो गया, तो साइक्लोन विल डाई आउट। दिस इज द प्रोसेस जिससे आपके टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, साइक्लोन की फॉर्मेशन जब होगी टेम्परेट की, तो फ्रंट फॉर्मेशन का होना जरूरी है, और वो 35 से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता है अपनी पोजीशन को, राइट। तो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है भाई? तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्दर्न अटलांटिक में काफी कोल्ड एयर मास रहता है, वो अपलिफ्ट हो जाता है। नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, सॉरी ये वाले और ये वाले एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन काफी ज्यादा आते हैं। तो आइडियली 35 से 65 के बीच में ही फ्लक्चुएशन सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ साथ में ये चलता रहता है, राइट। इस सेशन की पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टा हैंडल, फॉर एनी डाउट यू कैन फॉलो मी हेयर। Thank you very much. Best wishes. Take care.